आप सभी को नमस्कार। इनोवेशन एंड डिज़ाइन थिंकिंग टेलीविज़न सीरीज़ एपिसोड 9 में आप सबको स्वागत करते हैं। हम एपिसोड 1 to 8 तक डिज़ाइन थिंकिंग का इंट्रोडक्शन, डिज़ाइन थिंकिंग का जो पहले 2 प्रोसेस स्टेप्स है, एम्पैथी और डिफाइन, एम्पैथी का जो स्ट्रैटेजीज़ है और एम्पैथी का जो एक्टिविटीज़ है जो बच्चे स्कूल्स में कर सकते हैं, इस एम्पैथी प्रोसेस को समझने के लिए, और डिफाइन प्रॉब्लम का रूट काज तक जाने के लिए कौन सा स्ट्रैटेजीज यूज़ किया जा सकता है और वो स्ट्रैटेजीज समझने के लिए क्या क्या एक्टिविटी स्कूल्स में कर सकते हैं, उस प्रोसेस स्टेप्स को हमने लास्ट 8 एपिसोड्स में देखा है। और उसके साथ साथ जो बच्चे एक छोटा सा स्कूल में, एक छोटा सा गांव में बैठ के जो सोल्यूशन लाता है उसको ग्लोबल कनेक्शन कैसे दे सकते हैं, या बच्चों को किस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए एक और एपिसोड किया है हमने यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। और आज की एपिसोड 9th एपिसोड में हम इसके बारे में जानकारी लेने के लिए जा रहे हैं। जो बच्चे सॉल्यूशंस लाते हैं, क्या ये सॉल्यूशंस पोटेंशियल सॉल्यूशंस हैं, या सॉल्यूशंस लाने से पहले कुछ और प्रोसेस रहता है। हर आइडिया सॉल्यूशन बन सकता है, या हर सॉल्यूशन जो आया है वो पहले कौन सा फॉर्म में थे, ये आज का एपिसोड में हम जानेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन हमारा गेस्ट स्पीकर से लेने से पहले मैं उनका परिचय करना चाहता हूँ। आज इस एपिसोड को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 3 वक्ता हैं, और उसमें से एक है डॉक्टर अशोक कुमार बडोनी जी, नेशनल अवार्ड स्टेट अवार्ड विनर है। और हमारे साथ दूसरा वक्ता है सर ब्रिजमोहन शर्मा, सर भी 2 बार नेशनल अवार्ड विनर है, और सर कुछ 23 इनोवेशंस बनाए हैं, और इसरो, नासा जैसा प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सर स्पेस कंटेंट का ट्यूटर भी है। और हमारे साथ एक सर और एक इनोवेशन कॉन्सेप्ट, एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट लाया है कि साइंस विथआउट बुक्स। तो इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन साइंस के लिए, अपना स्टेट के लिए, देश के लिए सर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक और वक्ता हमारे साथ है इस एपिसोड में, श्री प्रदीप नेगी जी, सर भी नेशनल अवार्ड विनर है। आइए सुनते हैं हमारा गेस्ट से इस आइडिएशन स्ट्रैटेजीज क्या होता है, और इस आइडिएशन स्ट्रैटेजी से हम हमारा सॉल्यूशंस कैसे पोटेंशियल सॉल्यूशंस बना सकते हैं। हमारा वक्ता से सुनने से पहले हम एक छोटा कहानी से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप स्लाइड पे देख रहे होंगे, एक जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, इसको वेलक्रो बोलते हैं। एक आइडिएशन स्ट्रैटेजी में जो आप राइट साइड देख रहे होंगे, ये आप हर गांव में देख सकते हैं, सिटी में, थोड़ा सेमी अर्बन सिटीज में देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा सीड होता है एक पेड़ का। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, उनका जो डॉग रहता है, पेट डॉग, उनको टॉयलेट के लिए बाहर लेके जाते हैं। तो टॉयलेट करके छोटा छोटा पेड़ों में से घूम के फिर वो वापस आते हैं घर को। फिर इन्होंने ऑब्जर्व किया है वो जो डॉग है उसका बॉडी पे छोटा छोटा ऐसा सीड्स अटैच हुआ है, फिर उसका पॉइंट पे भी। तो उन्होंने ये देखा है बहुत क्यूरियासिटी से, ये कैसे इसको अटैच हुआ है, और उसका स्ट्रक्चर देखा है उन्होंने। अगर आप सीड को देखेंगे जो राइट साइड फोटो में नीचे दिख रहा है बॉटम राइट में, उसका सीड का जो कॉर्नर है वो जो हुक जैसा है, तो वो हुक पकड़ लेता है किसी को, कॉटन को या कुछ कपड़े को। तो उन्होंने वो चीज देखा है, उनको अच्छा लगा है, इतना जबरदस्ती ये पकड़ता है। क्या हम इस प्रोसेस को, इस फॉर्मूला को, ये ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्टिंग है, क्या हम इसको कहीं और पे यूज कर सकते हैं क्या? तो उसको लेके उन्होंने ये जो वेलक्रो बनाया है, जो अभी हम बहुत सारे चीजों में ये वेलक्रो यूज करते हैं, शूज से लेके वॉचेस से लेके बैग्स तक, हर एक चीज में हम ये वेलक्रो यूज करते हैं। देखिए, एक छोटा सा जो नेचर में एक उनका दृष्टि में आया है, क्यूरियासिटी से उनसे उनका जानकारी लिया है, रिसर्च किया है, और उसको एक अच्छा वेलक्रो बनाया है। अब ये करोड़ों रुपए का बिजनेस भी बन गया है, राइट? तो ये होता है, किसी प्रॉब्लम का अगर आइडिएशन करना है तो आप अलग अलग चीजों से जो नेचर में होता है, राइट, तो उस चीजों से भी आप इतना अच्छे आइडियाज लेके कुछ सॉल्यूशंस हल निकाल सकते हैं, राइट? तो और एक, जो हम आगे बढ़ने से पहले हमारा वक्ता से शुरू करते हैं कि आज का क्वेश्चन, सर ये आइडिएशन बहुत अच्छा प्रोसेस स्टेप है, लेकिन ये आइडिएशन करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज जो है ये सबको पता चलना चाहिए। जैसे अगर किसी को आइडिएशन का स्ट्रैटेजी पता नहीं है तो उस इनोवेशन को
इतना भी स्कोप है। मैं देखते रहता हूँ कि बहुत सारे इंस्पायर में जो टेक्नो मेलोस में आते हैं, बहुत उनका जान लगाते हैं सर एक एक आइडिया में बच्चों का। इतना एफर्ट, इतना टेक्नोलॉजी या इतना मन लगाते हैं उस पे। अगर ये थोड़ा सा चीज आइडिएशन टेक्नोलॉजी या टेक्निक पता नहीं है, तो उनका आइडिया या उनका जो ड्रीम है वहीं पे इवापोरेट होते जा रहे हैं। अगर हम इस पे थोड़ा फोकस करके हमारे सारे उत्तराखंड का बच्चों को थोड़ा आइडिएशन स्ट्रैटेजी सिखाएंगे, ताकि ये जो बच्चे इनोवेशंस करते हैं ये स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे, ताकि उनका सॉल्यूशंस अच्छा निकालते हैं। मैंने आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर कि इसमें जो पहला स्ट्रैटेजी है सर, रिवर्स थिंकिंग। सब लोग सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस रास्ते में ही आना चाहिए, इसको कंडीशनिंग बोलते हैं। तो सब लोगों का दिमाग में ये भी रहता है कि इसको सॉल्यूशन ऐसे ही होना चाहिए, इसको सॉल्यूशन इस रास्ते में ही आना चाहिए। क्या हम ये रिवर्स थिंकिंग में भी अचीव कर सकते हैं सर? ऐसा आपके साथ कभी, आपका बच्चों के साथ कभी हुआ है? जी बिल्कुल, हम स्कूल एजुकेशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे हम बच्चों को कह सकते हैं कि अगर हम कहें कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन अगर हम उनको कहें कि उत्तराखंड में यहाँ की जो सतह है इस पर 9.8 नहीं है इसकी वैल्यू, ओके, तो बच्चे कहेंगे कि नहीं, बुक्स में तो 9.8 ही दे रखा है। हम कहेंगे नहीं, बुक्स में कोई जरूर नहीं है, सही दे रखा है, हो सकता है कि गलत हो। राइट। तो बच्चे क्या करेंगे, फिर उस तरफ को सोचना प्रारंभ कर देंगे कि क्या सर ने जो हमें बात कही है, नहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सही बात हो। करेक्ट। तो उससे क्या होगा, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है डेवलप होगी। करेक्ट। इसी तरह से हम जैसे कह सकते हैं कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। यस। और कुछ अगर हमने कह दिया भाई जो कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी पत्तियां लाल हैं, क्या उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है? तो फिर वो उस तरफ जो है अपना ध्यान करेक्ट डाइवर्ट करेंगे। तो हमें जो है इस तरह से रिवर्स अगर हम चीजों को करेंगे, करेक्ट, तो हमें कुछ ना कुछ नई चीज बच्चों से मिल सकती है। अगर हम कह दें कि गुरुत्वाकर्षण के कारण चीजें जो है अभी नीचे आ रही है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, अगर ऊपर चली जाए तब क्या होगा, तो वो उसके लिए कुछ नई चीज जो है इन्वेंट कर सकते हैं, कुछ नया इनोवेशन हमारे पास आ सकता है। वेरी ट्रू सर। सर जैसे आपने बताया है कि अगर कल सुबह हम नींद से बाहर आते ही, घर से बाहर आते ही सब लोग जमीन से थोड़ा ऊपर रहते हैं, तो कैसे खाएंगे वहां पे, कैसे सोएंगे? आज से हम जमीन से थोड़ा सा ऊपर ही रहेंगे, जमीन से चलेंगे नहीं। तो अगर ऊपर ही रहेंगे हवा में, तो कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, पानी कैसे रहेगा, बॉटल्स कैसे रहेगा? ये जो होता है, हम सबको पता है कि हम सब जमीन पे ही रहते हैं। अगर हम बच्चों को ये बताएंगे कि अगर जमीन पे नहीं रहते, ऊपर रहते हैं थोड़ा सा, तो उनका सोच अलग अलग चालू सोच होता है। अलग से। तो मैंने एक देखा है सर कि हमारा कैंपस एक है, उस कैंपस में बच्चे आते हैं। तो हमने पूछा है कि जो हमारा व्हीकल्स जो मोबाइल लैब्स जो है वो आते हैं, तो बच्चे क्लास में बैठ के उसको देख रहे हैं। तो सडनली मैथमेटिक्स क्लास में है, सर्किल्स और स्क्वायर्स ये शब्द सुन रहे, वो देख रहे हैं। तो एक बच्चे ने उठ के पूछा, अगर सर इस पूरा व्हील्स जो है ये सर्किल में नहीं है, अगर ये स्क्वायर में है, तो क्या होगा कल सुबह से? तो ऐसा क्वेश्चन पूछे। तो उसी क्लास में बच्चे सब लोग मिलके उसका समाधान लाया है। स्क्वायर का है तो उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा, सर्किल का है तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा, तो मूविंग ज्यादा होगा। अगर स्क्वायर शेप का व्हील्स भी है तो वो मूव हो सकता है। एक प्रोटोटाइप भी बनाया है। जब कलम सर कैंपस को आए थे, हम उनको एक स्क्वायर व्हील का एक गिफ्ट भी दिया था सर। बहुत सरप्राइज हुआ है, और ये क्वेश्चन बच्चों से आया है। ऐसा एग्जाम्पल्स अगर हम रिवर्स थिंकिंग यूज करेंगे, बहुत कुछ हो सकता है सर। इस पे आपका विचार? जैसे बहुत सारे बच्चे अभी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहे हैं, हर बच्चे के साथ में भी मोबाइल आया है, नया नया चीज सीखने को जा रहे हैं। तो इसमें दो चीज है सर, कि एक टेक्नोलॉजी बढ़ते आ रहे और इसमें मॉडर्नाइजेशन भी आ रहे, लेकिन हमारा ट्रेडिशंस वैल्यूज जो है वो भी नहीं जाना चाहिए। और इस दोनों को हम सेव करते ही कैसे ये रिवर्स थिंकिंग को यूज कर सकते हैं? छोटा सा उदाहरण मैं आपको सामने रखना चाहता
कि हम लोग एक क्लास में गए और क्लास में उन सबसे पूछा, शहर के बच्चे थे, कि यार तुम जो अपने हाथ धोते हो ना, वो कैसे धोते हो? तो उन्होंने कहा, यार हम तो, हमारे यहाँ तो टैप लगा है, वॉश बेसिन में जाते हैं, टैप में जाते हैं और करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे मलिन मस्ती के थे, तो उसने कहा कि जी हम पाइप लगाते हैं, उससे हाथ धोते हैं। एक दो बच्चे ऐसे भी आए, उसमें जो मॉडर्न थे, कि नहीं हम जो है उससे धोते हैं, एक पात्र होता है उससे धोते हैं, उससे पानी लेते हैं। तो बात हुई कि यार इस सब में ये तो चेक कर लेते हैं कि कितना पानी खर्च होता है। अगर टैप में हमने हाथ धोए तो नीचे मग रख के हम नाप लेते हैं कितना कितना पानी आता है। फिर दूसरे बच्चे ने कहा था हम डायरेक्ट पानी में लगा के पाइप से धो लेते हैं उससे। और जो तीसरा बच्चा था उसने कहा कि हम ऐसे धोते हैं। तो क्यों ना यार ऐसा कुछ किया जाए कि यार हमारे हाथ धोने में हम कितनी बार धोते हैं, ये भी बात की बच्चों के साथ। तो किसी ने कहा कि 6 बार धोते हैं। जो सबसे गंदा बच्चा था वो भी कहता था 3 बार तो मैं धोता ही हूँ। तो नेचर है हमारा, बहुत सारे रोजाना नहीं नहाते। तो उनके साथ बात हुई तो ये पाया कि हाथ धोने में लगभग लगभग 700 ml पानी एवरेज खर्च कर रहा है बच्चा 700, एक्सेप्ट थर्ड एक्सपेरिमेंट पे। तीसरे एक्सपेरिमेंट में उतने पैसे मतलब पानी नहीं खर्च होता। तो हमने कहा यार इसका कोई ऐसा मॉडल बनाते हैं यार छोटा सा, जिसमें हमारा जो ये जो 700 ml पानी खर्च हो रहा है ये कुछ रिड्यूस हो जाए। क्योंकि स्टूडेंट बहुत है पूरे, अगर इंडिया में देखें सीबीएसई के 20 करोड़ स्टूडेंट हैं। अगर 20 करोड़ स्टूडेंट 1 लीटर पानी बचाते हैं तो 20 करोड़ लीटर पानी बचता है पूरे भारत में। तो कुछ सोचो यार, ऐसा कुछ करते हैं। तो हम लोगों ने उस फॉर्मेट में हमने किया। तो एक छोटा सा मॉडल बनाया गया और मॉडल में सिंपल एक बॉटल ली गई, सिंपल एक होल उसके ढक्कन में किया गया, एक होल नीचे किया, नीचे एक छोटा सा एक्वेरियम का पाइप लगा दिया गया। और पाइप लगा के उस पे जब होल के ऊपर आप अंगूठा रख लेंगे तो नीचे से पानी नहीं निकलेगा, हटा देंगे तो पानी निकलेगा। फिर उसके नीचे तो ये देखने में आया कि अगर हम इस प्रोसेस से हाथ धोते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 70% तक पानी बचता है। छोटे बच्चे थोड़ा सा ज्यादा खर्च करते हैं तो वो 55% तक है। तो 55 to 70% पानी जो है सिर्फ एक छोटे से मॉडल से बचता है। और साथ के साथ उनको ये भी बात हुई कि अगर अच्छा ये पानी तो आ गया हाथ धोने में, अब इस पानी का क्या करें? तो उन्हीं के बीच में से बच्चों के आया कि सर इसमें से बकेट लगा के अगर हम इन पौधों को पानी में दे दें या टॉयलेट में डाल, है ना, तो वो रीयूज भी हो जाए और उस फॉर्मेट में। तो मेरा अपना कहना है कि कनेक्ट और ऑब्जर्वेशन। अगर आप देखें तो क्लास, घर में माता पिता अपने बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं, स्कूल में बच्चे की बात सुनी ही नहीं जाती है। लेकिन ये हर टीचर पे डिपेंड नहीं करता, अपवाद हैं इसके। कहीं जहां पे इनोवेशन बच्चे ने की है वहां पे टीचर ने बच्चे को बहुत सहनशीलता से सुना है, तभी वो इनोवेशन आ, क्रिएटिविटी। ऐसा नहीं है कि इनोवेशन के बिना खाली पड़ी है दुनिया, की इनोवेशन हो नहीं रही। तीसरा ये है कि हम प्रॉब्लम्स के साथ जुड़े ही नहीं। हामिद था ना, वो चिमटा लेके आया था घर में, चिमटा लेके आया था तो वो टेक्नोलॉजी लेके आया था, लेकिन वो अपनी माँ के साथ कनेक्टेड था। तो जब तक हम दिल नहीं डालेंगे प्रॉब्लम के साथ, तब तक मैं नहीं समझता कि कोई इनोवेशन आने वाला। सर आपका बातों में से मुझे एक कोट याद आया है अरिस्टोटल का। तो उन्होंने कहता है कि जब तक आप दिल को एडुकेट नहीं करते तब तक आप दिमाग को कितने भी एडुकेट करोगे ये एडुकेट होता ही नहीं। और ये जो इनोवेशन डिजाइन थिंकिंग का हम बात करते हैं ये दिमाग का लैंग्वेज नहीं, ये दिल का लैंग्वेज है। तो आपने जैसे बताया कि टेक्नोलॉजी एक है और टेक्नोलॉजी यूज करके हम कुछ प्रॉब्लम्स को बहुत उलझा रहे हैं। उसके ट्रेडिशनल वे भी है, उसको सॉल्व कर सकते हैं, रिवर्स थिंकिंग में आके सोच के भी कर सकते हैं। वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच। सर अभी आप स्लाइड पे देख रहे होंगे इस रिवर्स थिंकिंग में लेफ्ट साइड में जो एक बॉक्स है तो बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि जैसे स्कूल्स में पूछते हैं सर, कोई आके करियर गाइडेंस सेशंस में ऐसे पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो सब लोग बोलते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, ये नाम के वो से बोल देते हैं टेम्पररी। लेकिन ये जब हमने सर्वे किया था उस सर्वे में पता चला है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है और डिपेंडेंट है। कोई आके बोलेंगे 10th के बाद में, कोई आके बोलेंगे इंटर के बाद में। तो ऐसे ही एक स्टूडेंट का दिमाग में एक सवाल आया है कि
मैं अच्छा जॉब करने के लिए क्या पढ़े, ये एक है। लेकिन उसको रिवर्स थिंकिंग में सोचेंगे, पहले आप क्या अच्छा जॉब करना चाहते हैं। आप नेवी में करना चाहते हैं, वो अच्छा जॉब है। इंडियन बॉर्डर में करना चाहते हैं, इसरो में करना चाहते हैं, पहले जो अच्छा जॉब करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करो। फिर वो सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है। तो पहले का जो है वो नॉर्मल थिंकिंग है, और ये रिवर्स थिंकिंग में सोचा है ताकि उनको पता चला आगे जाके वो क्या जॉब करे, उसके हिसाब से अभी से एक एक स्टेप उसके लिए बढ़ते जाए। और सर आजकल का बहुत सारे गवर्नमेंट्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है स्कूल्स में, और बच्चों को टैब्स भी दे रहा है। क्या इसमें कुछ रिवर्स थिंकिंग यूज कर सकता है क्या? इसमें रिवर्स थिंकिंग इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारी संस्थाएं या गवर्नमेंट्स सरकारी स्कूलों में टैब देती हैं बच्चों को, लेकिन उसके बाद उसे कोई मॉनिटर नहीं करता कि टैब्स का इस्तेमाल बच्चे पढ़ाई में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक समस्या ये आती है कि बच्चे टैब तो ले लेते हैं, घर में कोई उनका ठीक प्रकार से मॉनिटरिंग नहीं करता है, तो बच्चे क्या करते हैं कि जब उन्हें कोई नहीं देख रहा तो उसमें गेम्स खेलने लग जाते हैं या इलीगल वेबसाइट देखने लग जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो कि उनके लिए ठीक नहीं है। यहाँ तक कि साइबर क्राइम भी बहुत बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी खासकर लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा टैब डेंजरस हो जाता है। अगर वो किसी सोशल साइट में कोई चीज पोस्ट कर दें, फोटो पोस्ट कर दें, वीडियो पोस्ट कर दें, तो वो उनके लिए खतरा है। तो इसी को हम रिवर्स थिंकिंग में अगर देखें कि हम कैसे वो जो जितनी आसानी से बच्चे उस वो टैब का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हम कंट्रोल करें। रिवर्स थिंकिंग मतलब उनके लिए कठिन हो जाए कि ये चीजें उनके टैब में ना चले। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ऐसे ऐप उनको देने चाहिए, एजुकेशन ऐप, कि वही चले उनके टैब में, कोई नेट ना चले। अगर नेट चले तो दूसरी जो सोशल साइट है जो उनके लिए हार्मफुल है वो उसमें प्ले ना हो, गेम ना चले। तो ऐसा मतलब रिवर्स थिंकिंग के माध्यम से हम कंट्रोल कर सकते हैं ये वाली जो आजकल जो समस्या है, क्योंकि हम इसको बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लिए भी बहुत यूजफुल है। क्योंकि जो आजकल हाइब्रिड लर्निंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसीज 2020 में जो लागू हुई है उसमें हाइब्रिड लर्निंग के बारे में दिया गया है कि अगर स्कूल में ऑफलाइन पढ़ाई हो रही है तो घर में भी ऑनलाइन होनी चाहिए। तो जो ऑनलाइन एजुकेशन के खतरे हैं तो उसे हमें कम करना चाहिए। तो रिवर्स थिंकिंग में जाकर हम ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं ऐड सब हाँ, नेगी साहब ने बहुत सही बात कही। मेरा ये कहना है, इसके लिए हमारे वेदों में कहानी है, जो भी आप बच्चे को कुछ दे रहे हैं वो एक रिसोर्स है। तो जब भगीरथ ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, उन्होंने कहा गंगा दे दो, तो उन्होंने कहा कि यार तू गंगा संभाल पाएगा, यानी गंगा वाज ए रिसोर्स। तो उसने कहा क्या करूं, तो उन्होंने कहा रिसोर्स मैनेजर जो मास्टर है उसके पास जा। तो वो शिव के पास गए, शिव की तपस्या की। शिव ने कहा यार तू गंगा तो नहीं संभाल पाता, तेरी हिम्मत नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि तुझे एक बाल के बराबर गंगा देता हूँ। और उन्होंने एक बाल के बराबर गंगा दी। यानी कि रिसोर्स देने से पहले अगर हम उस रिसोर्स का सही मैनेजमेंट बच्चे को नहीं सिखाते हैं, टीचर को नहीं बताते, बहुत जगह पे है हमारे जो अध्यापक है ब्रिलियंट है लेकिन एक्सपोजर नहीं है। एक्सपोज तो हमें करना पड़ेगा ना। तो अगर हम रिसोर्स देने से पहले रिसोर्स के फायदे डोंट्स और इसके क्या भविष्य में नुकसान हो सकते हैं विद एन एग्जांपल बच्चे के साथ शेयर कर दें, बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है और सबसे ज्यादा ओबीडिएंट भी होता है। मतलब वो हकीकत देखे, छोटे बच्चे से बात करेंगे तो क्या बनना चाहते हो, तो यही बोलता है मैं टीचर बनना चाहता हूँ, कुछ और बनना नहीं चाहता सर। तो ये बहुत जरूरी है कि रिसोर्स मैनेजमेंट देना बहुत। तो ये जो रिसोर्स मैनेजमेंट आपने बताया है सर, जैसे एक छोटा सा भी प्रोग्राम करें हम, या छोटा सा प्रोग्राम से लेके बड़ा कंपनीज भी जो है, इतना बड़े कंपनीज जो छोटा सा हमारा दुकान से लेके एप्पल कंपनी तक जा सकते हैं, इसमें से 10 मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, उसमें से रिसोर्स मैनेजमेंट वेरी वेरी यूजफुल है। तो हम भी करते हैं कि जब शादी का बात आते हैं किसी के घर में, तो हम पोस्ट कार्ड किसको देना है, या डिनर कौन अरेंज करना है, तो अपना अपना स्किल स्ट्रैटेजीज के हिसाब से उनको देते हैं। ये रिसोर्सेस अच्छे से यूज करते हैं। आप एक अच्छा वेदों का स्टोरी लेके बताए सर, आप थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो हम आगे का एक स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी के बारे में देखेंगे।
सर इस स्ट्रैटेजी है कि बच्चों को आइडियाज आना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमारा क्या होता है, कभी कभी नहीं बहुत ज्यादा टाइम हमारा क्या होता है, हम सिर्फ हमारा दृष्टिकोण से देखते हैं उस प्रॉब्लम को। लेकिन आ, एक कहावत है कि जिस चीज से हमारा घायल हुआ है उसी चीज से वो क्यूर नहीं होता है। हम ही उस प्रॉब्लम को एक ही तरह से देख रहे हैं, एक ही दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो उसका समाधान कभी कभी मिलना मुश्किल होता है। कोई इसमें आके सुझाव दे, कोई इसमें आके उनका प्रोस्पेक्टिव शेयर करे, तो उनका आइडियाज इसमें ऐड करेंगे तो वो हल निकल सकता है। तो इस पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर कि अगर एक चीज बनाना है तो हम ये रोल स्टॉर्मिंग बोलते हैं। इस रोल स्टॉर्मिंग में दूसरों की नजरियों से देख के कुछ नया आइडियाज ला सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जी आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और चूंकि विद्यालय स्तर पर बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी होती हैं, उनमें इंस्पायर की जो प्रतियोगिता है वो भी है। उसके लिए कई बार जो बच्चे जो मॉडल डिजाइन कर रहे हैं, अगर हम इस रोल स्टॉर्मिंग को उसमें इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर चीजें हमारे सामने आ सकती हैं। तो जैसे स्क्रीन में हम देख पा रहे हैं कि अगर अलग अलग जो लोगों का रोल है उसके हिसाब से अगर कोई चीज डिजाइन करनी है, जैसे एलन मस्क अगर हम रखते हैं, एलन मस्क के आइडिया से अगर हम देखें तो जो कार हम डिजाइन कर रहे हैं हो सकता है वो बिना ड्राइवर के हो, हो सकता मतलब टेक्नोलॉजी है। यस, बेस्ड। करेक्ट। दूसरा, अगर हम यहाँ पर देख पा रहे स्क्रीन में जो दलाई लामा है, यस, उनके आइडिया से अगर उसको डिजाइन करें हम्म, तो वो स्पिरिचुअल टाइप की हो सकती है। कि उसमें हो सकता है कि उसमें जो बुद्ध हैं उनकी प्रतिमा कहीं पर आ जाए, शांति से उसकी रहे, हाँ उसका जो स्वरूप है उस तरह से हो जाए। स्पिरिचुअल गाना है उसमें। या अगर हम कोई महिला है वो डिजाइन करना चाह रही है उस चीज को, यस, तो वो बना देगी कि इसको कलरफुल होना चाहिए। यस, तो अलग अलग लोगों के नजरिए से अगर हम कोई चीज डिजाइन करते हैं करेक्ट। तो हमारा जो आइडिया होगा और भी बेहतर हो सकता है। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा चीजें आएंगी, सामने आएंगी कि हम जो मॉडल बना रहे हैं करेक्ट। उसको हम कितनी तरह से डिजाइन कर सकते हैं। वेरी ट्रू सर। अगर इसी एग्जाम्पल में एक ऐड करना चाहता हूँ, जो अभी बहुत सारे मेन यूज कर रहे, यूथ यूज कर रहे, महिंद्रा थार, उसका डिजाइनर है एक महिला। तो उसको समझ में आया है कि इसको क्या पसंद है, मतलब इसमें कितने लोगों का हमारे नजरियों से वो देखा है। तो स्टीयरिंग पे बैठेंगे तो अच्छा पीस जैसा होना है, स्टीयरिंग लुक कैसा होना है, तो हमारे जगह में आके वो उसको डिजाइन किया है। अगर इसी बातों में आएंगे तो अभी हमारा रतन टाटा जी हमें अभी नहीं है, लेकिन उसके बारे में तो 100,000 साल हम बात कर सकते हैं। तो अगर वो इस कार को डिजाइन करेंगे तो उसमें उनका क्या रोल होगा, कैसे बना सकते हैं? अगर रतन टाटा जी उसको डिजाइन करेंगे तो उसमें सेफ्टी फीचर्स ज्यादा से ज्यादा डालेंगे। वेरी वेरी ट्रू सर, क्योंकि उनको ज्यादातर उनकी जो डिजाइन है इसी तरह से है कि सेफ्टी फीचर्स पे ज्यादा करेक्ट ध्यान दिया गया है। पैसे से ज्यादा नहीं, वो जान को ज्यादा वैल्यू देते जान के हैं। ज्यादा value। वेरी ट्रू सर। सर आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए सर। मैं इसमें ऐसे जैसे जैसे टाटा फैमिली है, फैमिली हम भी उसका हिस्सा है, मतलब वो सिर्फ टाटा ही फैमिली नहीं है। वो बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर बडोनी ने कि सेफ्टी फीचर्स में 5 स्टार क्या, वो अगर उनके बस की होगा तो 10 स्टार भी करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ वो ये एक चीज और भी देखेंगे कि इसके पार्ट्स आसानी से सस्ते सब जगह मिल जाए, जिससे जो ऐसे फॉलो ऐसे रिपेयरिंग किसी कस्टमर को महंगा ना पड़े। कार का पैसा भी आप देखेंगे तो वो एक रीजनेबल रखेंगे। एक महंगे सेगमेंट की कार बनाएंगे लेकिन वो मीडियम क्लास और लोअर क्लास के लिए भी अपनी कार, तो क्योंकि उनका टोटल जो माइंडसेट है ना कि यार हमने जनता से लिया है, उसका 80% जनता को वापस करना है, तो फिर ज्यादा लेना ही क्यों है। अगर इसी को कोई और करेगा तो शायद कुछ और तरीके से सोचेगा, सीधा सीधा। ये जब एक मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँ, ये बात है करीब 19 साल पहले। तो बच्चों के साथ बात कर रहे थे कि यार पौधे जो है ना, अब जिस स्कूल में बात कर रहे थे वहां पे हाइड्रोपोनिक्स का बच्चों को नहीं, तो वहां कह रहे थे कि यार पौधे जो है ना जमीन में लगते हैं, गमले में लगते हैं, लाइक दैट, जब कोई छोटे पॉट कोई बड़े पॉट ऐसे ऐसे करके सब लगा लेते हैं, मिट्टी में ही लगते हैं। तो यार मिट्टी के अलावा भी कुछ हो सकता है क्या। यहां से स्टार्ट हुआ।
एक बच्चा था, उसने कहा कि सर जो है मिट्टी के अलावा क्या हो सकता है? सर पानी में लगा लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि यार मैं तो 10 दिन हुआ, पानी में लगा के देख लो। पानी में लगा के देखा, 2 दिन तक तो पौधा ठीक रहा, तीसरे दिन खत्म हो गया, गलने लगा नीचे से। मैंने कहा यार पानी में लगा, लेकिन 2 दिन तो रहा। 60% बच्चों ने ये ऑब्जर्व किया नहीं साहब कि 2 दिन तो रहा यार, इसका मतलब इस पानी में कुछ ऐसा है कि ये अब कुछ ऐड करना है। तो उसमें से किसने ऐड किया, तो किसी ने मिट्टी ऐड किया, किसी ने चीनी ऐड किया, किसी ने नमक ऐड किया, जो जो बच्चा सोच सकता था। तो उसने कहा कि भाई तूने नमक क्यों ऐड क्यों किया? उन्होंने कहा सर ये केमिकल है ना, सोडियम है, तो ये हमें अच्छा देता है, हम खाते हैं, तो पौधे के लिए भी कुछ मदद करेगा। मिट्टी इसलिए ऐड किया कि सर मिट्टी में ही तो पौधा होता है, तो क्या पता इसके तत्व इसमें मिल जाए। तीसरे ने कहा चीनी, सर चीनी से हमें वो फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिलता है, वो छुड़ाता है, तो हो सकता है पौधे को कुछ मिले। तो उसमें जो देखा गया कि सर्वाइवल रेट जो सबसे ज्यादा मिला वो मिट्टी वाले में मिला। अब मिट्टी वाले में मिला, लेकिन मिट्टी वाले में भी ग्रोथ नहीं आया। फिर उसको जो है, मैं वहां से, क्योंकि 10 दिन में आना था, तो हमने कहा यार इसमें कुछ और एक्सपेरिमेंट तुम भी करो, हम भी करते हैं। मेरे पास सोल्यूशन था, लेकिन मैं उस प्रोसेस में बच्चों को डालना था। तो बाद में किसी ने उसमें जो है थोड़ा सा मैन्योर डाल दिया, खाद डाल दिया, तो वो थोड़ा सा कुछ दिन में उसमें ग्रीनरी ज्यादा हुई, थोड़ा सा स्ट्रेंथ हुआ, वो थोड़ा सा पत्तों में भी सुंदर कलर आया। तीसरा जो है उन्होंने कहा कि जो है उसके अंदर जरा सा खाद डाल के देखते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर डाल के देखते हैं। उसको देखा तो वो जल गया। उन्होंने ही कंक्लूजन निकाला कि यार फर्टिलाइजर ज्यादा हो गया, ये तो वो मर नहीं रहा था। फिर वो प्रोसेस था। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि हमने कहा कि यार अगर हम सॉल्यूशन को पहले स्टैंडर्डाइज कर लें, ये बच्चों के बीच में था, हमारा रोल नहीं था, तो उन्होंने कहा पहले से स्टैंडर्डाइज कर दें। अब उनका स्टैंडर्डाइज क्या होता है? मैंने कहा मुझे क्या पता है स्टैंडर्डाइज क्या होता है, खुद देखो। तो उन्होंने अपना दाएं बाएं से टीचर से पूछा स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है। तो एक टीचर ने उनको बताया कि यार सब्जी खाते हो ना, उसमें जो माता जी नमक डालती है ना, वो तेज नहीं होता कभी भी, और कम भी नहीं होता, वो स्टैंडर्डाइजेशन है। सिंपल बात में वो गुरु जी ने बताया, सिंपल। तो ऐसे ही समझ लो कि उस पौधे के लिए तुम्हें चाहिए क्या। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्हीं के यहाँ पे एक टेक्सोनोमिस्ट थे, तो हमने कहा यार जिस पौधे को तुम पानी में लगाना चाहते हो ना, वो टेक्नोलॉजी से पूछ दो कि उसको पानी चाहिए भी नहीं चाहिए, उसको चाहिए तो कौन कौन सा मिनरल चाहिए। अब मेरे को तो पता नहीं यार, मैं तो केमिस्ट्री का आदमी, मैंने उनसे बिल्कुल पल्ला झाड़ा। तो टेक्नोलॉजिस्ट के पास गए, तो उसने कहा कि यार एक काम करो कि तुम क्या लगाना चाहते हो। उन्होंने कहा सर ये कैक्टस लगा लेते हैं, पहाड़ में कैक्टस बहुत है। उन्होंने कहा वो लगा लेते हैं इसमें, तो भैया लगा लो फिर। उन्होंने कैक्टस के बारे में बता दिया कि उसको कम पानी चाहिए, बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए, उसमें मिनरल्स भी कम चाहिए, मिट्टी का जो है, और स्टैंडर्डाइज का सॉल्यूशन बनाना चाहते हो। तो उन्होंने हल्का सा रास्ता दिया कि जो जो तुमने पौधा लगाने के बाद डाला पानी में, वो पहले लगा लो, पहले डाल के देख लो। तो पहले उन्होंने किया कि पहले डाला तो सॉल्यूशन का रखा। फिर उन्होंने कहा यार ये जो पौधा है ये सुंदर किस लिए होता है, जो संश्लेषण और आपने कहा, उन्होंने कहा यार यूवी लाइट और ये सब चीजें, तो यार ये सॉल्यूशन तो यूवी लाइट में रख के देखते हो, दोनों में कंपैरिजन कर लेंगे। तो वो दोनों में कंपैरिजन किया गया, दोनों में पौधे लगाए गए, जो और उस पानी को छान के उसमें डाल दिया गया, तो ट्रांसपेरेंट हो गया। तो वो लगाया गया, तो जो यूवी लाइट में रखा गया था उसमें रूट जो है 14 दिन बाद आई, जो अंधेरे में रखा गया था उसमें रूट जो है 22 दिन बाद आई। तो एक ऑब्जर्वेशन, अब रूट्स आ गया है, इट मीन्स पौधा सर्वाइव करे। हम लगभग नजदीक पहुंच चुके। तो कई इसमें टैक्सोनॉमी, जैसे आपने कहा ना रतन टाटा जी, ये ललाइमा, ये तो ऐसे ही इन बच्चों ने जो केमिस्ट्री चीज का भी ज्ञान को लिया, वो टैक्सोनॉमिस्ट भी लिया, सॉइल साइंस भी लिया, है ना, जर्नल भी लिया। वो चीनी कहाँ से आया था, मैंने उस बच्चे से पर्टिकुलरली बाद में एक सवाल आया कि यार तूने चीनी भी डाला था। तो उन्होंने कहा कि हमारी माता जी ने कहा कि अगर आदमी को चक्कर आता है ना, वो चीनी खा ले तो वो उसको जान पड़ जाती है, तो हो सकता है पौधे में भी जान आ जाए। यहाँ से आया था। सोडियम क्लोराइड कहाँ से आया कि सोडियम क्लोराइड जो है ना, जो है शरीर के लिए अच्छा होता है, तो इसलिए हमने चला, हो सकता है पौधे के लिए भी अच्छा हो। ये सब वो लोग थे जो उनको ज्ञान दे रहे थे, जो साइंस को नहीं समझते थे। ये यूरिया वाला कहाँ से आया, तो यूरिया आया तो उनके पिताजी से पूछा, बोला यार हम कभी कभी डाल देते हैं
पौधों में, तो ये भी डाल के देख लो। तो उस तरह से उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, मैं आपको बताऊं करीब 4.5-5 महीने एक्सपेरिमेंट करते रहे। अल्टीमेटली एक सोल्यूशन तैयार हुआ उन बच्चों के थ्रू। बॉटल में 1 लीटर पानी में 90 ग्राम सॉइल डाल, 15 ग्राम मैन्योर डाल, सिंपल इतना ही करना है। उसको 3 दिन तक धूप में रखना है। उसको छान के उसमें अगर आप कोई पौधे की कलम लगाते हैं जो हार्डन हो, तो उसमें टेम्परेचर के हिसाब से, अगर टेम्परेचर 27 to 32 है तो आपका 18 दिन में उसमें रूप सा। ये कंक्लूजन, ये इनोवेशन, ये उनका, इनमें सब समाज के बहुत सारे लोगों को उन्होंने इन्वॉल्व किया। सबसे कुछ ना कुछ हाँ, हाँ, सबसे, सबका है और सबका अपना ओपिनियन है। बहुत से ओपिनियन फेल हुए, लेकिन एक रास्ते थे, रिवर्स थिंकिंग के अलग अलग रास्ते थे। उनमें से ये हुआ, जैसे एडिसन से कहा गया ना कि मजाक करते थे, हाँ क्या हुआ तुम्हारा बल्ब का, तो उसने कहा इतने तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता, ये तय हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतने तरीकों से ये नहीं हो सकता। तो जैसे बोलते हैं कि सर बच्चे सच्चे मन से सच्चे होते हैं, तो वो हर लोगों की जगह में आके देखते हैं, उनका एक ही मकसद है कि इस पेड़ को बचाना है, और अपना अपना जगह छोड़ के दूसरे जगह में आके साइंटिस्ट और सॉइल स्पेशलिस्ट सबके जगह में आके देखे, उनका चीज एक ही है, इस पेड़ को बचाना है। तो वेरी नाइस एग्जाम्पल सर। सर आप इस पे कुछ प्रकाश डालना चाहिए। आपने एक उदाहरण दिया था, तो उस उदाहरण को मैं बोलूंगा कि अगर हमें जैसे कोई कार डिजाइन करनी है, जैसे सर लोगों ने कहा था कोई रतन टाटा सेफ्टी फीचर्स देंगे, और आपके कोई दूसरे हैं वो अलग अलग फीचर्स देंगे, लेडीज होगी तो अलग उससे सोचेगी। ऐसे जो एलन मार्क्स हैं, वो आप देखते हैं कि वो एडवांस फीचर्स वाली चीजें बनाते हैं, टेक्नोलॉजी का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो वो कार में क्या डालेंगे, वो कार में वो चीज डालेंगे जो किसी ने सोची नहीं, वो एडवांस फीचर वाली, जैसे आजकल एडास फैसिलिटी आती है वो डालेंगे। या आज अभी जो लॉन्च हाल में उन्होंने अभी एक कार लॉन्च करी है जो कि जिसमें ना तो स्टीयरिंग है, ना ब्रेक्स है, ना कुछ है, उसको सिर्फ कमांड देनी है मुंह से और वो अपने आप ही आपको आप जहां बोलोगे वहां ले जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर इस संदर्भ में हम टेक्नोलॉजी के आधार पे अगर हम किसी बच्चे की समस्या को अगर हमें जानना है कि उसको टेक्नोलॉजी में क्या दिक्कत आ रही है, वो क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहा है, जो हम उसको ऑनलाइन के माध्यम से काम भेजते हैं या कोई वेबसाइट बताते हैं तो वो उसको नहीं कर पाता है, तो हम उसकी भूमिका में रहकर देख सकते हैं, फाउंड आउट कर सकते हैं सोल्यूशन किसे क्या दिक्कत हुई है, और उसके एरिया में जाकर कि भाई नेटवर्क की प्रॉब्लम है, या जो इंटरफेस हमारे वेबसाइट का या हमारा जो हम उसको काम भेज रहे हैं उसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है कि मोस्टली इंग्लिश में ही होता है इंटरफेस, वेबसाइट्स हो या एप्स हो, तो वहां पे उसको दिक्कत आ सकती है। क्यों न स्थानीय भाषा में हो, हिंदी लैंग्वेज में हो, जिससे वो समझ सके, उसको आसानी से पढ़ सके, ताकि अपना होमवर्क भी कर सके, उसकी पढ़ाई भी कर सके। तो ये समस्या हमें तभी सॉर्ट आउट कर पाएंगे जब हम उनकी भूमिका में होंगे बच्चों की। अगर हम यहाँ से स्कूल में बैठ के टीचर्स के रूप में सोचेंगे तो हम नहीं उसको मतलब कर पाएंगे, हमें रिवर्स जाना पड़ेगा, बच्चे के स्तर लेवल पे जाना पड़ेगा, और उसका किस परिवेश से वो आ रहा है, कहाँ कौन सी कंडीशन में वो रह रहा है, क्या उसकी आर्थिक स्थिति है, सारी कुछ जानने के बाद ही हम कोई भी समस्या को फाइंड आउट कर पाएंगे, फिर उसका सोल्यूशन निकाल। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारे सॉल्यूशंस आ रहे थे। अभी हम स्कूल स्टूडेंट्स को ही नहीं, जो भी हायर सेकेंडरी का या हायर एजुकेशन का भी रहते हैं, ये इनोवेशंस का नाम पे बहुत चीजें ला रहे, लेकिन वो इनोवेशंस जिसके लिए बनाया है, क्या हम उसका जगह में रह के सोचा या नहीं। और मैंने बहुत सारे जगह पे देखा, जो इनोवेशन बनाया है उसको एक बार भी दिखाया भी नहीं, इसका अजम्पशन से बना के लाया। ये क्या होता है, टेम्पररी सॉल्यूशंस होता है, जो हम उसका जगह में रह के सोचता है तो एक पोटेंशियल सॉल्यूशंस हो सकते हैं।